25 जून 1975 की वो खूब अंधेरी रात, एक ऐसी रात जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। एक ऐसा खौफनाक सफर जिसने एक पूरे देश को रातों रात एक खुली जेल में तब्दील कर दिया। सत्ता, खौफ और बगावत की सबसे हैरान करने वाली ये कहानी दरअसल यहीं से शुरू होती है। एक ऐसा सच जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। आधी रात का वक्त था और राजधानी की सड़कों पर एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के बहादुर शाह जफर मार्ग के उन तमाम बड़े अखबारों की बिजली एक झटके में काट दी गई। जो रोटरी मशीनें अगली सुबह का सच छापने के लिए तैयार थीं, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और इस भारी सन्नाटे की आड़ में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों को उनके बिस्तरों से उठाया जा रहा था। किसी को कोई भनक नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारी का वो अंतहीन सिलसिला जो रोंगटे खड़े कर देता है। मीसा कानून के तहत, एक ऐसा कानून जहां ना कोई वकील था ना कोई दलील, 1 लाख से भी ज्यादा नागरिकों और विपक्षी नेताओं को सीधा सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। देश की जेलों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ये कोई मामूली घटना बिल्कुल नहीं थी। इसने एक ऐसा ज्वलंत सवाल खड़ा कर दिया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस भयानक अध्याय की शुरुआत हुई कैसे? एक ऐसा नेतृत्व जिसे कुछ ही साल पहले प्रचंड बहुमत से चुना गया था, वो अचानक अपने ही देश पर ऐसा कहर कैसे बरपा सकता है? इस गहरे रहस्य को समझने के लिए इस पूरे विश्लेषण में हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। जीत के बाद का खौफ। ये कहानी 1975 से महज 4 साल पहले शुरू होती है, जब सत्ता अपने बिल्कुल चरम पर थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी शानदार जीत के भीतर खौफ के बीज भी बोए जा चुके थे। इस बदलाव की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ 1971 का वो साल था जब तिरंगे के सामने 93,000 दुश्मन सैनिकों ने घुटने टेके थे। सत्ता की ताकत आसमान छू रही थी, पूर्ण और अजेय शक्ति। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1974 आते आते वही अजेय ताकत बेबसी में बदल गई। देश के करोड़ों नागरिक अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। ये बाजी इतनी जल्दी पलटी कैसे? इस तबाही के पीछे एक अदृश्य दुश्मन छिपा था, अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट। 1973 के इस भयानक वैश्विक झटके ने कच्चे तेल की कीमतों में सीधे 300% का भारी उछाल ला दिया। देश में महंगाई ने ऐसा फंदा कसा कि आम इंसान का दम घुटने लगा। जरूरी चीजें पहुंच से बाहर हो गईं और ऊपर से सूखे की मार ने पूरे देश को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। विद्रोह की भड़कती आग। जब पेट खाली होता है ना, तो गुस्सा भड़कने में ज्यादा देर नहीं लगती। बेबसी ने बहुत जल्द एक बेकाबू विद्रोह का रूप ले लिया और घड़ी की हर टिक टिक के साथ पूरे देश में बगावत की आग तेजी से फैलने लगी। सबसे पहले मार्च 74 में गुजरात के छात्रों ने नवनिर्माण आंदोलन के जरिए पूरी राज्य सरकार को ही घुटनों पर ला दिया। फिर मई 74 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 17 लाख रेलवे कर्मचारियों ने दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल कर दी। ट्रेनें रुक गईं, पूरा देश एक झटके में ठप। सत्ता के लिए ये एक बिल्कुल सीधी और खुली चुनौती बन चुकी थी। और इसी बीच बिहार से उठी एक चिंगारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें दुनिया जेपी के नाम से जानती है, उन्होंने छात्रों के इस गुस्से को एक भयानक राष्ट्रव्यापी सुनामी में बदल दिया। उन्होंने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। एक ऐसा आंदोलन जो पूरे राजनीतिक ढांचे को जड़ से उखाड़ना चाहता था। सत्ता अब हर तरफ से पूरी तरह घिर चुकी थी। 12 जून 1975 ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली तारीख है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। विपक्षी उम्मीदवार राजनारायण की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री के चुनाव को ही शून्य और अवैध करार दे दिया। लेकिन आखिर वो इतने बड़े अपराध थे क्या? अदालत ने केवल 2 आरोप सही पाए थे। पहला, चुनाव प्रचार में एक सरकारी कर्मचारी का गलत इस्तेमाल, और दूसरा, चुनाव मंच और लाउडस्पीकर के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग। 24 जून को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने राहत तो दी, लेकिन वो आधी अधूरी थी। प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर तो बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था। इस एक शर्त ने सत्ता छिन जाने के खौफ और बौखलाहट को कई गुना बढ़ा दिया। कुर्सी अब साफ तौर पर खिसकती हुई नजर आ रही थी। जैसे ही सत्ता की पकड़ कमजोर पड़ी, विपक्ष ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। लड़ाई अब राज्यों से निकलकर सीधे राजधानी दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी।
तनाव अब अपने बिल्कुल चरम पर था। 25 जून 1975 दिल्ली का रामलीला मैदान लाखों लोगों के जनसैलाब से खचाखच भरा था और वहां हवा में गूंज रही थी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मंच पर जेपी नारायण थे और वो सीधे सत्ता की जड़ों पर अपना अंतिम प्रहार कर रहे थे। जेपी ने उस दिन मंच से एक ऐसा आह्वान किया जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। उन्होंने पुलिस और सेना से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे सरकार के किसी भी असंवैधानिक आदेश को मानने से इनकार कर दें। लगातार बढ़ते दबाव के बीच सत्ता ने एक चोर दरवाजा खोज निकाला। संवैधानिक मामलों के जानकार सिद्धार्थ शंकर रे ने एक सुझाव दिया। संविधान का अनुच्छेद 352 ये वो विनाशकारी हथियार था जो आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश की आवाज को एक ही पल में कुचल सकता था। आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा वाले दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। सिर्फ स्याही की एक बूंद ने रातों रात करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकार, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी और उनके जीने का अधिकार तक पूरी तरह से छीन लिया। इस पूरे खौफनाक फैसले को सही कैसे ठहराया गया, वो तर्क भी सुनना जरूरी है। सरकार का कहना था कि देश को वापस पटरी पर लाने के लिए इस शॉक ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी। दावे किए गए कि ट्रेनें समय पर चली और व्यवस्था सुधर गई, लेकिन इसके पीछे की हकीकत की तस्वीरें रूह कंपा देने वाली थीं। प्रेस पर भयानक सेंसरशिप लगा दी गई, लाखों लोगों की बिना वजह गिरफ्तारी हुई और आबादी कम करने के नाम पर चलाया गया जबरन नसबंदी का एक बेहद क्रूर अभियान। ये 21 महीने इतिहास के पन्नों पर इन दोनों ही नजरियों से हमेशा के लिए दर्ज हैं। मार्च 1977 में जब ये आपातकाल हटा तो देश हमेशा के लिए बदल चुका था। लोकतंत्र की वापसी जरूर हुई, लेकिन ये इतिहास एक बहुत गहरी और चुभने वाली चेतावनी पीछे छोड़ गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब स्वतंत्रता की बत्तियां बुझती हैं तो एक स्थापित लोकतंत्र कितनी जल्दी और कितनी आसानी से एक खौफनाक अंधेरे में डूब सकता है। तो सवाल यह है कि यह आज़ादी आखिर कितनी नाजुक है।